एवरीवन, तो आज आपको बताता हूँ लाइव कि कैसे हम चीज़ों को देखते हैं और कैसे हमें चीज़ें अलग-अलग कलर की दिखाई देती हैं, ताकि हम उनको डिफरेंशिएट कर सकें, उनमें भेद कर सकें। अच्छा देखो, पहले तो हम बात करते हैं कि हमें चीज़ें दिखाई क्यों देती है। आप यहाँ से देखो, ये सन है, ये लाइट का सोर्स है और हमें सबको पता है कि हम जो लाइट मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं इस वर्ल्ड में, वो सारी की सारी अर्थ तक पहुँचती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में पहुँचती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सन एक सोर्स है हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए, चीज़ों को दिखाने के, इसी वजह से हमें चीज़ें दिखाई दे रही है क्योंकि ये लाइट छोड़ रहा है। और हमने आगे पढ़ा है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है और अगर आप ध्यान से देखें तो ये घास है, और अगर आपको ये घास दिखाई दे रही है तो इसका सीधा-सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा-सीधा मतलब है कि सन से लाइट आ रही है और इस चीज़ से टकरा रही है, और इस चीज़ से टकराकर वो इस कैमरे, यानी कि आप इस कैमरे को अपनी आँखें मान सकते हो, इस कैमरे तक आ रही है, पहुँच रही है और इसीलिए ये दिखाई दे रही है। ये तो था कि हमें चीज़ें दिखाई क्यों देती है, राइट? अच्छा, अगर कोई कहे कि नहीं हम तो आँखों से देखते हैं चीज़ें, लाइट से क्यों देखते हैं? तो देखो, आँखें तो आपके अंधेरे में भी होंगी ना? जब रात हो जाती है आँखें तो तभी भी खोल सकते हो, लेकिन चीज़ें दिखाई देंगी क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होगी। अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आप ये देखो, अगर मैं रात के समय इसको रिकॉर्ड करता तो क्या कुछ चीज़ें मेरे सामने आ पाती? क्या आप देख पाते? तो इसका मतलब ये है कि हम चीज़ें देखते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से प्रकाश आया यानी कि लाइट आई और इस ऑब्जेक्ट पर टकराई और टकराने के बाद आपकी आँखों में चली गई। लेकिन अब एक सवाल आता है, अब सवाल ये आता है कि चलो चीज़ें तो हमें दिखाई दे रही है, वही लाइट अगर आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, वही लाइट इस पर पड़ रही है, वही लाइट इस पर पड़ रही है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये चीज़ें अलग-अलग कैसे देख पा रहे हो आप? तो उसका एक रीज़न है कि ये अलग-अलग कलर की है, और ये एक सवाल है कि हमें चीज़ें अलग-अलग कलर की क्यों दिखाई देती है? अगर आप ध्यान से देखें तो चीज़ें आप पाओगे कि हमें सब की चीज़ें अलग-अलग कलर की दिखाई देती हैं। क्यों? तो थोड़ा-सा नज़दीक जाते हैं और देखते हैं। देखो, अब यहाँ पर आप फ़ोकस करो, देखो, यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि मैं इसको ज़ूम कर पा रहा हूँ। ज़ूम क्यों कर पा रहा हूँ? ये देखो, ज़ूम कर पा रहा हूँ, राइट? आप ये नोटिस करना, क्या? कि भाई मैं ज़ूम कर पा रहा हूँ क्योंकि ये और बड़ी दिखाई दे सकती है, और बड़ी दिखाई दे सकती है। बट एक लिमिट के बाद मैं ज़ूम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इससे के बाद ज़ूम नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? क्योंकि इस जो इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी लिमिट ही इतनी है, इससे ज़्यादा ये नहीं ज़ूम नहीं कर सकता है। बट क्या हमारे पास कुछ और इक्विपमेंट्स आजकल आ चुके हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, तो उनके रेज़ोल्यूशन पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसको और छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं। बट सोचने वाली बात ये है, इसको कितना छोटा कर सकते हैं? इसको कितना तोड़ सकते हैं? तो जवाब है, हम अगर किसी भी मैटर की बात करते हैं, ये भी मैटर है, ये मेरा हाथ जो है आप देख पा रहे हैं, वो भी एक मैटर है, मैं खुद भी एक मैटर का ही फॉर्मेशन हूँ, और दुनिया की जो भी चीज़ आप देखते हो, वो ऑर्डिनरी मैटर में ही आती है। तो आप क्वांटम लेवल पे समझना थोड़ा-सा बात को। यहाँ अगर आप ये समझो कि हर एक चीज़ छोटे-छोटे पार्टिकल से तो बनी ही होगी। एक मकान आप बनाते हो तो आप देखना, छोटी-छोटी ईंटें उसमें लगाते हैं तब जाके मकान बनता है आपका। एकदम से मकान नहीं बनेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, और दुनिया की जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, इनकी बेसिक यूनिट क्या है? कैसे ये बिल्डअप हुए हैं? तो हर एक चीज़ की एक बेसिक यूनिट होती है। अगर आप इसको तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो और इतना तोड़ दो कि फिर आप ये कहो कि इससे ज़्यादा ये नहीं टूट सकता है, तो उस केस में आप ये पाओगे कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की, जो स्टेबल है, वो है एटम। अब ये सबने पढ़ा हुआ है कि एटम यानी कि परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, सबको पता है। बट आप ये भी नोटिस करना, अगर थोड़ा बहुत आप जानते हैं केमिस्ट्री वगैरह के बारे में, फिज़िक्स के बारे में, तो आप जाओगे कि हर एक एटम के अंदर, इंडिविजुअल पार्टिकल के एटम के अंदर अलग-अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग-अलग फॉर्मेशन होती है हर एक एटम की। अगर आप देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर तो एक ही है, लेकिन फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, किसी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी में कम है, किसी का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किसका आउटर मोस्ट क्या है, वो सब चीज़ें अलग-अलग होती हैं। इसी वजह से हमें चीज़ें भी अलग-अलग दिखाई दे रही है। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा है लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुम्बकीय तरंग।
अब वैद्युत चुंबकीय तरंग पैदा होती है त्वरित आवेश से, एक्सीलरेटेड चार्जेस से। अब चार्ज अगर हम देखें तो एटम के अंदर, परमाणु के अंदर चार्ज क्या है, उसके पास न्यूक्लियस है, लेकिन वहाँ तक की तो बात की करते हैं, उससे पहले भी अगर हम देखें तो उसके आउटर मोस्ट में या ऑर्बिट्स में क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, अब जैसे ही लाइट यानी कि एनर्जी यानी कि फोटोन पड़ता है किस पर, जैसे ही फोटोन पड़ता है उस इलेक्ट्रॉन पर जो कि चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप सोच के देखो, ठहरा हुआ पानी है, आप उसके अंदर एक कंकड़ मारोगे तो क्या होगा, उस कंकड़ की एनर्जी से पूरा पानी ऑसिलेट करेगा। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सन की, तो सन के पास भी छोटी छोटी आप कंकड़ टाइप मान सकते हैं। सन की जो लाइट है उसको हम तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और एक पार्टिकल को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और ये मैंने नहीं, बहुत पहले साइंटिस्ट 1905 में बता दिया गया था, आइंस्टीन और प्लांक मैक्स प्लांक थे, उन सब ने बताया। तो अब हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उसके पास चार्ज भी है, वो ऑसिलेट भी कर सकता है, तो जैसे ही सन की लाइट पड़ती है किसी इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन जज करता है उसको कि क्या इस एनर्जी को लेके मैं बाहर निकल सकता हूँ। अगर मेटल सरफेस हुआ, उसके पास वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, तो चांस है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट भी कर जाए। इसको हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में। लेकिन इनका क्या है, एटम तो इनके अंदर भी है ना, बट ये नॉन मेटल है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने कैपेबल नहीं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए बाहर निकालने के लिए, इतनी एनर्जी तो सन नहीं दे रहा है। तो फिर क्या हो, जितनी भी दे रहा है उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन ही करते हैं। और किस फॉर्मेट में करते हैं कि जैसे ही एनर्जी मिलती है, मिलने के बाद वो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही, जैसे ठहरा हुआ पानी था वो ऑसिलेट करने लगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हलचल मच जाती है एनर्जी लेकर, और वो ऑसिलेट करना शुरू करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑसिलेट करते हैं, हाई ऑर्बिट में जाते हैं, फिर लो में आते हैं, तो हम ये नोटिस करते हैं वो एक्सीलरेट होते हैं, और वो क्या करते हैं, एनर्जी को यानी कि लाइट को छोड़ते हैं, ऊर्जा को छोड़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में छोड़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में छोड़ते हैं। तो क्या सीखा, अब चूंकि एटम अलग अलग होते हैं, परमाणु अलग अलग होते हैं हर तत्व में, तो हम ये कहेंगे कि जो उनका इलेक्ट्रॉन लाइट को छोड़ने का तरीका है, भाई रिसीव तो सब एक जैसे कर रहे हैं। मेरा हाथ, मैं खुद जो है सन के कांटेक्ट में खड़ा हूँ, तो रिसीव तो सब एक ही जगह से कर रहे हैं, तो सबको रिसीवर तो एनर्जी को जो रिसीव करने वाले तरीका है वो सबका एक ही है। बट छोड़ने का तरीका, चूंकि एटम्स अलग अलग हैं, तो छोड़ने का तरीका क्या है, सबका अलग अलग है। अब चूंकि अलग अलग तरीके से, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज से लाइट को छोड़ रहे हैं ऑब्जेक्ट, अब जिस फ्रीक्वेंसी से छोड़ रहे हैं, चूंकि हमें सबको पता है हर कलर की, हर लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से छोड़ने से क्या होगा कि अलग अलग कलर ही आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो E बराबर H नहीं होता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी से फ़ायदा, मतलब जो है हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर लाइट के पास, हर कलर के पास अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। अब जैसे ही लाइट आपकी आंखों में घुसती है, घुसने के बाद वो आपके रेटिना को, आपके जो रोड एंड कोल सेल्स हैं, उनको अलग अलग तरह की एनर्जी देती है, क्योंकि हर कलर में अलग फ्रीक्वेंसी है, तो अलग एनर्जी होगी, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। फॉर सपोज बैंगनी यानी कि वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा होती है, और यहीं पर अगर हम बात करें किसकी, लाल कलर की, तो उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है। वेवलेंथ इसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें रेड कलर की, तो वो हमारी आंखों के अंदर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी क्या करेगा, इमिट कराएगा, यानी कि लाल कलर से हमारे रेटिना या जो हमारा आंखों को देखने का सिस्टम है वो कम एनर्जी रिसीव करेगा, और बैंगनी रंग से या नीले रंग से ज़्यादा करेगा। तो यहाँ से क्या देखा हमने, ब्रेन में अलग अलग तरह के सिग्नल्स जो हैं वो जाते हैं, अलग अलग इम्पल्स के साथ जाते हैं। जो ब्रेन के पल्सेस होते हैं उसमें अलग अलग तरह के से सिग्नल्स जाते हैं। और चूंकि आपका माइंड को ट्रेनिंग बचपन से मिली है, अब तुम सोचो, मैं अगर जंगली होता, या कोई जानवर है, कुत्ता ही है, या कोई भी इंसान है, अगर कोई छोटे बच्चे को आप ये समझाओ कि ये नीला कलर है, तो बड़ा होने के बाद में वो क्या करेगा, नीला ही बताएगा ना इसको। बट नहीं, ये हरा है, और चूंकि बचपन से हमें ट्रेनिंग मिली हुई है अलग अलग कलर को पहचानने की, हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है और तरह तरह से बता दिया जाता है, तो हमारे माइंड में वैसी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है।
तो जब अगेन वो कलर की एनर्जी हमारे सामने आती है, तब हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि ये हरा है। ये जो टाइटल आप दे रहे होंगे, कोई हरा कहता है, ग्रीन कहता है, जो भी अपनी अपनी भाषा में रहते हैं, तो इस तरीके से आपके ब्रेन पर सिग्नल पहुंचता है कि ये वो कलर है, ये वो कलर है, ये वो कलर है। और आपका ब्रेन बहुत पावरफुल ऑर्गन है, वो चीज़ों को पहचान लेता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है। अगर 1 लाख कलर भी आपके सामने रखे हुए हैं तो भी अलग अलग कलर वो डिफ्रेंशिएट कर देता है। मतलब आप सोचो कि तो ये सारा खेल इस चीज़ का है। तो मोटी मोटी बात क्या है, एनर्जी आई सोर्स से, ऑब्जेक्ट पर टकराई, उसके एटम्स ने एनर्जी को एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व सब अपने अपने तरीके से करते हैं, मतलब एक तरीके से ही करते हैं, बट उसके बाद में जब जो आपका एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूँकि वो अलग अलग फॉर्मेशन में रहते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग ही हमें क्या करते हैं, मतलब जो लाइट है उसको इमिट करते हैं। और जब अलग अलग एनर्जी की लाइट इमिट करेंगे, वो हमारी आंखों में जाएगी, तो जाने के बाद में क्या होगा, पल्सेस या जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग होगी, और इसीलिए हमें चीज़ें अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।